सीधा बैठिए किसी भी आरामदायक आसन में, किसी भी सुखदायक आसन में. जस्ट सिट स्ट्रेट and close your eyes, your face front, your chin parallel to the ground, back straight, and focus on your breath. To relax down, to calm down your mind, your body, just focus on your breath for a few seconds. Just forget everything. कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाइए और केवल अपना ध्यान श्वासों पर लगाइए. शुरू कीजिए लंबे गहरे श्वास. Start breathing long and deep. Make sure your breath is long, deep, slow and soft. No harsh breathing, no fast breathing, no quick breathing. Inhale and exhale to the fullest. ज़्यादा से ज़्यादा लंबे, गहरे, धीमे और सूक्ष्म श्वास लेने का प्रयास कीजिए. हर एक श्वास के साथ अपने फेफड़ों को अधिक से अधिक फुलाने का प्रयास कीजिए. श्वास छोड़ते हुए फेफड़ों को पूरी तरह निचोड़िए. With each breath, when you inhale, try to expand your lungs to the maximum. And when you exhale, try to squeeze your lungs completely. Feel your each and every breath. हर एक श्वास को महसूस कीजिए. हर एक श्वास को देखने का प्रयास कीजिए, अंदर जाता हुआ, बाहर आता हुआ. Try to watch every breath going in and out. Now count your breaths in your mind. Count from 1 to 3. अपने मन में श्वासों की गिनती कीजिए 1 से लेकर 3 तक. श्वासों को गिनिए. And with me chant 3 times ओमकार. मेरे साथ 3 बार पवित्र ओम शब्द का दीर्घ उच्चारण. Take a deep inhale. Join your palms in Namaskar Mudra. दोनों हथेलियां नमस्कार मुद्रा में. With me, chant one Gayatri mantra. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Rub your palms, हथेलियों पर घर्षण कीजिए तेजी के साथ. Feel the heat, feel the warmth, feel the energy between your both palms. Just quickly rub your palms. And place your palms on your cheeks. दोनों हथेलियों को गालों पे रखिए
ऑन योर नेक, गर्दन पर रखिए, ऑन योर शोल्डर्स, कंधों पर लाइए, एंड ब्रिंग योर पाम्स स्लाइटली डाउन टू द रिस्ट, चलाते हुए आपके दोनों हथेलियों को कलाई पर लाइए, ब्रिंग योर पाम्स ऑन योर थाइज, ऑन योर नीज, आपकी जंघाओं पर, घुटनों पर लाइए, योर पाम्स इन फ्रंट ऑफ योर फेस, आंखें खोलिए एंड रिलैक्स। नमस्ते everyone, welcome to the resilience. So here we are here to talk about the breath work and the alignment of the posture of the body. Okay, हम यहाँ पे श्वासों की प्रक्रिया और शरीर का रूप क्या होना चाहिए, शरीर का आकार क्या होना चाहिए, और शरीर में आप जो भी क्रियाएं करते हैं तो उसमें शरीर के संरेखण का, अलाइनमेंट का क्या रोल है, क्या महत्व है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रेजिलेंस। व्हाट इज रेजिलेंस? रेजिलेंस क्या चीज़ है? जब भी हमारे साथ मेंटली कोई भी जस्ट वी विल नो द मीनिंग ऑफ रेजिलेंस वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिलेंस वर्ड? टू रिकवर अवरसेल्फ, टू recover from what? Recover from any disaster, from any tragedy happen to your body or your mind or your mental state. आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ होता है जिससे आपकी बॉडी को चोट पहुंचती है इंटरनली और एक्सटर्नली, या फिर आपके मेंटल हेल्थ को, मेंटल स्टेट के साथ कुछ भी हुआ होता है जिसमें आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है आपको, आप बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस रहने लगते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तनाव लेने लगते हैं बहुत ज़्यादा। इन सभी चीज़ों के होने पे आपको मेंटल स्टेट को, मेंटल हेल्थ को किस तरह रिकवर कर सकते हो, तो वो रिकवर करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रेजिलेंस। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पेजेस। इस पेज का मुख्य लक्ष्य यही है कि आपको मेंटल स्टेट को और आपकी बॉडी को किस तरीके से आप रिकवर कर सकते हैं, आप रेजिलेंस कर सकते हैं। ओके, सो कमिंग टू द ब्रेथ वर्क नाउ, मैं कोशिश करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज पारस तायल एंड आई एम currently working in a firm named Sarva and Diva Yoga. I am a yoga instructor from last 2.5 years and I have done my graduation from University of Patanjali. Okay, and I am just keep going in this field. I am just keep going deeper and deeper to make myself more knowledgeable person so that I can spread the knowledge. मैं आप सभी को और ज्ञान की बातें बता सकूं, अपने पास जितना है वो सब मैं आपको दे सकूं। चलिए शुरू करते हैं। So the first thing is we are starting with the breath work. बहुत सॉफ्ट, बहुत ही शॉर्ट भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा हर एक चीज़ को, जिसको एक छोटा बच्चा भी समझ सके। So ब्रीदिंग्स के 2 फॉर्मूलाज जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जो कि मैं करवाता हूँ अपने क्लासेस में, और जो कि बहुत इजी टू लर्न है। ब्रीदिंग के 2 फॉर्मूलाज क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हेनेवर यू आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, you are going against the gravity, then you will inhale. Okay, now here when you are lifting your hands like this, when you are lifting your legs, when you are lifting your body, आप बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी पार्ट उठा रहे हो, आप इनहेल करके ऊपर आ रहे हो, सो दैट विल बी इनहेलेशन। सांस लेते हुए आपको ऊपर उठाना है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। एंड व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी, आप गुरुत्वाकर्षण की तरफ जाते हो, देन यू हैव टू एक्सेल। ओके, श्वास छोड़ते हुए हमेशा नीचे जाना है, हाथों को नीचे लेके जाना है, बॉडी को नीचे लेके जाना है, सिर को नीचे लेके जाना है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल, वेरी सिंपल टू लर्न। Once again I am repeating, when you are going against the gravity you have to inhale, when you are going towards the gravity you have to exhale. Okay, now the next one, this time the second formula is when you are squeezing your body, turning your body or twisting your body, आप अपने शरीर को घुमाते हैं, अपने शरीर को निचोड़ते हैं एक कपड़े की तरह। एग्जाम्पल लेते हैं एक कपड़े का। आप जब कपड़े को निचोड़ते हैं, स्पंज को निचोड़ते हैं, तो क्या होता है? पानी सारा बाहर निकल जाता है। जस्ट सेम लाइक दैट, आप जब शरीर को निचोड़ते हैं तो आपके शरीर से श्वास बाहर जाएगी। यू हैव टू एक्सेल। एंड व्हेन यू आर रिटर्निंग टू द प्रीवियस पोस्चर, जब आप वापस आओगे सामान्य स्थिति में,
देन यू हैव टू इनहेल, क्योंकि हम कपड़े को वापस सही कर रहे हैं, उसके पहले वाले रूप में लेके आ रहे हैं, स्पॉन्ज को वापस उसके पहले वाले रूप में लेके आ रहे हैं. So it will soak the water, it will suck the water. Then when you are going back, coming back to the previous one, then you have to inhale. Okay, so I'm just showing up a demo of the two formulas. So the two formulas are, when you are lifting your hands, inhale, raise your hands up, just sinking with the breath, raise your both arms over the head in Namaskar Mudra, and exhale, slowly bring your hands down towards the gravity. Inhale, raising the hands over the head against the gravity. गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए just towards the gravity, गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ you have to bring your arms down. Okay, so this is the one thing. The second thing is twisting or turning your body. Now, or your body part, शरीर या शरीर के अंगों को आप निचोड़ते हैं, घुमाते हैं. So the first example is the twisting. So place your right palm behind your back, behind your body on the floor. आपके दाईं हथेली को शरीर के पीछे रखिए मैट पर, and your left palm over the right knee. आपकी बाईं हथेली को आपके दाएं घुटने पर रखिए. Okay? Now just take a deep inhale here. Keep your back straight. सांस लेते हुए कमर को सीधा कीजिए. Exhale. Try to twist, turn your body to the right side. सांस छोड़ते हुए you have to turn, क्योंकि अभी हम निचोड़ रहे हैं शरीर को, कपड़े को निचोड़ रहे हैं. Okay, then you have to exhale and you have to look back. सांस छोड़ते हुए पीछे देखना है. Then again you have to inhale while coming back to the previous posture, समस्थिति, सामान्य. तो इस तरीके से हमारा ब्रीदिंग वर्क करता है. So, ये तो हो गई बहुत छोटी सी बात कि हमें ब्रीदिंग को किस तरीके से करना है, किस आसन में, किस मूवमेंट के साथ हमारा क्या ब्रेथ होना चाहिए. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ द सेकंड थिंग इज, डू वी सपोज टू होल्ड द ब्रेथ ड्यूरिंग डूइंग द पोस्चर. ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है मेरे पास कि क्या हमें एक आसन को करते हुए सांस को रोकना चाहिए. सो हियर आर द टू आंसर्स. The first answer is no, you don't have to hold your breath. You have to keep breathing, because when you breathe, your breath helps you to go more further to that posture, to achieve more further that posture. जब आप श्वास लेते हैं, श्वास लेने के साथ आप उस आसन को और ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, और ज़्यादा जा सकते हैं. इस ट्विस्टिंग पोस्चर को ही अगर हम लेते हैं, ट्विस्टिंग आसन की ही बात करते हैं, तो जब आप बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं तो आपका बेस्ट जो भी आप दे सकते हो उसमें जाने के बाद बॉडी को होल्ड करो. यहाँ पे जहाँ पे आपका बेस्ट है, लास्ट है, यहाँ पे आप डीप ब्रीदिंग्स करो. जब आप पोस्चर में चले जाओगे, यहाँ पे अगर आप डीप ब्रीदिंग करोगे, इनहेल एक्सहेल करोगे, तो हर एक एक्सहेल के साथ यू विल फील योर बॉडी इज बिकमिंग मोर फ्री. Your muscles are becoming more free, more flexible. Then you can just turn more back. Okay? तो हर एक श्वास का हर एक श्वास का आपके मूवमेंट पे बहुत प्रभाव पड़ता है. जब भी आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, शरीर में हलचल कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, पैर उठा रहे हैं, शरीर को घुमा रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, वहां पे श्वासों का बहुत बड़ा योगदान है. अगर आप बिना श्वासों के करते हैं तो आपको उस आसन का केवल और केवल 40 से 50% लाभ प्राप्त होगा. मार्क माय वर्ड्स, जो भी मैं बोल रहा हूं, आप अगर बिना श्वासों के उस आसन को कर रहे हैं, श्वासें बहुत जरूरी हैं, बहुत आवश्यक हैं. अगर मैंने बॉडी को ट्विस्ट किया है, अगर मैंने हाथों को उठाया है, ये बहुत मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर मैंने हाथों को उठाया और यहाँ पे मेरे हाथों को उठाते हुए मैंने श्वासों का ध्यान नहीं रखा, देन इट विल नॉट हेल्प मी. जितना कि मैं इससे लाभ ले सकता हूँ, उससे मेरे को कम लाभ मिलेगा. इवन अगर मैं सूक्ष्म व्यायाम करता हूँ, सूक्ष्म व्यायाम में अगर मैं आपका रिस्ट रोटेट करता हूँ, इवन दिस रोटेशन नीड्स ब्रीदिंग. यह मूवमेंट, यह कलाई की प्रक्रिया भी आपको श्वासों के साथ करनी है. बिना श्वासों के कोई लाभ नहीं है. अब यहाँ पे
जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था श्वास लेने का, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। द फर्स्ट फॉर्मूला इज श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना, श्वास भरते हुए ऊपर आना, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना, श्वास भरते हुए ऊपर आना, इस तरीके से। ओके, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मेरे को लोग पूछते हैं कई बार कि हम कोई भी आसन जब परफॉर्म कर रहे हैं, उस आसन में रुके हुए हमको श्वास रोकनी है या लेते रहना है? आपको श्वास लेते रहना है, बिकॉज वी ऑल आर बिगनर्स। अभी हम प्रैक्टिशनर्स हैं, अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। श्वास रोकने वाली प्रक्रिया कहाँ होती है? जहां पर आप किसी भी एक आसन को अचीव कर लेते हैं, आपका इतना अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी अच्छी स्ट्रेंथ, इतनी अच्छी विल पावर आपके अंदर डेवलप हो जाती है कि आप एक आसन को 90 मिनट तक, कम से कम 1.5 घंटे तक आप उसको रोक सकते हैं। वहां पर आप अपने श्वासों को लंबे लंबे समय तक रोकने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि 1 मिनट के लिए आपने श्वास रोका, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए श्वास रोका। वहां पे आप अपने एक आसन को करते समय सामान्य रूप से, अगर आप एक आसन में 6 गिनती काउंट कर रहे हैं, 6 गिनती तक आप अपनी श्वास रोक सकते हैं। लेकिन आपका शरीर अभी लचीला नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, आपके शरीर में अभी स्ट्रेंथ कम है, तो आपको जरूरी है कि आप श्वास लो, ताकि आपका शरीर उस पोस्चर में, उस आसन में और अधिक आगे बढ़ सके। आप चाहे तो इसको अभी प्रैक्टिकली ट्राई कर सकते हैं विद मी। एक बार क्विकली शुरू करेंगे। आपका राइट पाम आपके लेफ्ट घुटने पर रखिए, राइट पाम ओवर द लेफ्ट नी, लेफ्ट पाम बिहाइंड योर बॉडी ऑन द मैट, ऑन द फ्लोर। आपके बाईं हथेली आपके शरीर के पीछे जमीन पर, यहीं पर एक लंबा गहरा श्वास भरिए। पहले हम करेंगे बिना श्वास को लिए, श्वास को रोकते हुए। ओके, चलो श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाएंगे और 6 गिनती के लिए श्वास को रोक के रखना है। यहाँ पे आप श्वास को रोके रखेंगे, श्वास को लेना नहीं है, ना लेना है ना छोड़ना है। यहीं पे श्वास को रोकेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Amazing. Come back. Now, this time try the second one. अभी हम क्या करेंगे? पोस्चर में रहते हुए कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग्स करेंगे, लंबे लंबे ब्रेथ करेंगे। ओके, योर ब्रेथ शुड बी लॉन्ग एंड डीप, रिमेंबर। ओके, नाउ दिस टाइम व्हेन यू ब्रीथ, हर एक एक्सहेल के साथ जब भी आप श्वास छोड़ते हैं तो शरीर को और टर्न करने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो मैक्सिमम था, आप उससे भी आगे जा पा रहे हैं, आपकी लिमिट्स आप पुश कर पा रहे हैं। तो शुरू करेंगे मेरे साथ। वापस से उसी पोस्चर में आइए, एक लंबा सांस लीजिए, कमर सीधी, सांस छोड़ते हुए पीछे जाने का प्रयास कीजिए, आपका बेस्ट। पूरा सांस बाहर छोड़िए और यहीं पे लंबे लंबे सांस लीजिए। इसी आसन में लंबे लंबे सांस लीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल। Now, with each exhale, you will feel your body is more free. Your muscles are more free to go more back. आपकी मांसपेशियां और ज्यादा हल्का महसूस कर रही हैं, ढीला महसूस कर रही हैं, जिससे आप अपने आप को और पीछे ले जा सकते हैं, और पीछे मोड़ सकते हैं। बहुत अच्छे। 3, 2 and 1. अमेजिंग। स्लोली सांस लेते हुए वापस आ जाइए, ब्रीथ इन एंड कम बैक। ओके, सो दिस वाज द थिंग कि हमको श्वास लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। छोटी सी बात में फिर से समझाता हूँ। जब आप एक प्रैक्टिशनर हैं, एक बिगिनर हैं, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू हैव टू कीप ब्रीदिंग। इफ यू हैवंट अचीव्ड द पीक पोस्चर, यू हैव टू कीप ब्रीदिंग। ओके, कंटिन्यूसली आपको सांस लेना है हर एक आसन में। बट इफ यू आर एडवांस प्रैक्टिशनर, आप एक आसन में बहुत लंबे समय तक के लिए रुक सकते हैं। किसी भी आसन को करने के लिए शरीर में बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत अच्छी लचीलापन है, तो आप वहां पे श्वास को रोक सकते हैं। दैट इज फॉर यू गाइस। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग, कि हम श्वास को क्यों लें, आसन करते हुए हम श्वास को क्यों लें। आसन करते हुए श्वास लेना इसलिए जरूरी होता है, हमारी मसल्स, जब भी हम अगर पीछे मुड़ रहे हैं तो हमने पूरा एक्सहेल किया और हमारी मसल्स पूरी स्क्वीज हो गई, निचुड़ गई, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल चला गया है, हमने ऑक्सीजन बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल बाहर छोड़ दिया, ऑक्सीजन अंदर नहीं लिया है।
तो हमारा लंग्स बिल्कुल खाली है। ओके, तो आपके मांसपेशियों को, आपके मसल्स को कहीं से भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा, क्रैम्प आएगा। ओके, जिसे हम बोलते हैं नस चढ़ जाना एकदम से। तो क्रैम्प आने से क्या होगा, आपकी वो मांसपेशी बिल्कुल एकदम से अकड़ जाएगी कुछ सेकंड के लिए, जब तक कि आप उसको स्ट्रेच नहीं करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। आपकी वो मांसपेशी, वो मसल बिल्कुल स्टिफ हो जाएगी, अकड़ जाएगी, नस पे नस चढ़ जाएगी कुछ देर के लिए। ओके, सो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग करें ताकि आपको नस ना चढ़े। आप कभी भी एक्सपीरियंस करना इस चीज को, कोई भी एक आसन जिसमें आपको जनरली क्रैम्प आता है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, बद्धकोण आसन यानी कि बटरफ्लाई। जस्ट कम टू द बटरफ्लाई पोस्चर। इस आसन में इफ आई आस्क यू टू ओपन योर राइट लेग टू द राइट साइड कंप्लीटली, हाफ स्प्लिट, आपके दाएं पैर को दाईं तरफ पूरे बाहर की तरफ खोलना है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, जो लोग बिना फ्लेक्सिबिलिटी के, बिना लचीलेपन के पैर को खोलेंगे, या फिर जिन लोगों ने ये आसन पहले कभी नहीं किया, उनको आपके हिप्स में, नितंब में क्रैम्प आना शुरू होगा। ओके, जहां पे साइटिका होता है वहां पे आपको क्रैम्प आना शुरू होगा बैक साइड पे। यहाँ पे क्रैम्प से बचने के लिए यू हैव टू ब्रीथ, आपको श्वासें लेनी है। जब आप श्वास लेंगे, लंबे श्वास लेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो क्रैम्प है वो आएगा ही नहीं, और अगर आया है तो वो चला जाएगा। आप इसको कभी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कभी भी चेक कर सकते हैं। कोई भी एक आसन जिसमें आपको करने में कठिनाई होती है उसको कीजिए, और उसको करते समय महसूस कीजिए कि आपको क्रैम्प आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग डूइंग द पोस्चर। इंपॉर्टेंस बहुत सारी है। नाउ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। व्हेन वी डू कॉन्शियस एंड व्हेन वी डू अनकॉन्शियस ब्रीदिंग, तो हमारे बॉडी में क्या होता है। जब भी हम चेतना के साथ और अचेतना के साथ श्वास लेते हैं, तो हमारे शरीर में क्या चल रहा होता है। अनकॉन्शियस ब्रीदिंग इज व्हेन यू आर ब्रीदिंग विदाउट एनी कॉन्शियसनेस, विदाउट एनी नोइंग कि आप श्वास ले भी रहे हैं, आप अपना किसी और काम में व्यस्त हैं, आप कुछ और काम कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ध्यान सारा का सारा उस पर्टिकुलर जगह पर है, आपका ध्यान आपकी श्वासों पर नहीं है। दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस ब्रीदिंग। चेतना आपकी कहीं और है, ध्यान कहीं और है। द कॉन्शियस ब्रीदिंग इज जो हमने इस सेशन के शुरू में किया, जब हमने ब्रीदिंग्स को फील किया, हमने हर एक ब्रेथ को फील किया, हमने सांस अंदर लिया, सांस को बाहर छोड़ा, तो हमने हर एक सांस को फील किया, हर एक सांस को देखने का प्रयास किया। दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस ब्रीदिंग। नाउ व्हेन वी आर डूइंग अनकॉन्शियस ब्रीदिंग, हमारे जब भी हम बिना चेतना के साथ श्वास लेते हैं, उस समय हमारी श्वासें बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, और हम अपने फेफड़ों का केवल और केवल 7 to 12% यूज कर पाते हैं। 7 से 12% तक हम अपने फेफड़ों को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। बट व्हेन वी डू कॉन्शियस ब्रीदिंग, आवर लंग्स एक्सपैंड मोर, आवर लंग्स टेक मोर ऑक्सीजन, ओके, एंड वी यूज 80 to 85% ऑफ आवर लंग्स कैपेसिटी। डिफरेंस देखिए, दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा अंतर है। द फर्स्ट वन इज व्हेन वी आर डूइंग अनकॉन्शियस ब्रीदिंग। अनकॉन्शियस ब्रीदिंग जिसमें हमने लंग्स का केवल 7 to 12% इस्तेमाल किया, ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली कम होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम रहेगा, आपको सुस्ती आएगी, लेजीनेस, आपको चक्कर आने जैसा फील होगा, पूरे दिन मन करेगा खाते रहो, बेड पे पड़े रहो, सोते रहो, दैट्स ऑल। ओके, when we do conscious breathing, when we do meditation, when we focus on our breath, when we become aware to our breath, we consciously take 80 to 85% capacity of our lungs। हम अपने फेफड़ों का 80 से 85% तक इस्तेमाल करते हैं।
ओके, सो कॉन्शियस ब्रीदिंग ड्यूरिंग योग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे योग शब्द आ चुका है, तो योग के ऊपर एक छोटा सा इसकी डेफिनेशन, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैं बताना चाहूंगा। व्हाट इज योग? आज के टाइम पे वेस्टर्न कल्चर में, पाश्चात्य संस्कृति में इसको योगा बोला जाता है। आजकल सब इसको योगा 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 बोलते हैं, बट द एक्चुअल वर्ड इज योग, YOG या योग, युज धातु से बना है। इसका अर्थ होता है जुड़ना। जुड़ना किस चीज का? तीन चीजों का। तीन चीजें क्या है? अवर सोल, अवर माइंड एंड अवर बॉडी। हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारा शरीर, इन तीनों का जब मेल होता है दैट इज कॉल्ड योग। अगर आप 1 घंटे का अभ्यास कर रहे हैं, आधे घंटे अभ्यास कर रहे हैं, कोई भी, उसमें आपका ध्यान शरीर पे ना होके कहीं और है। आपको मैंने बोला त्रिकोण आसन करो, त्रिकोण आसन करने के लिए आप चले तो गए, लेकिन आपका ध्यान है कि इस अभ्यास के बाद मेरे को ये काम करना है, ऐसा कार्य करना है, वैसा कार्य करना है। आपका ध्यान पूरी तरीके से कहीं और, किसी और विषय पर चल रहा है। दैट इज नॉट योग। वो बिल्कुल भी योग की कैटेगरी में नहीं आता है। आपको जब भी आप कोई भी आसन करते हैं, आप कोई भी अपने शरीर में अभ्यास करते हैं जिससे आपके शरीर को आप लचीला बनाना चाह रहे हैं या फिर ताकतवर बनाना चाह रहे हैं, बल प्रदान करना चाह रहे हैं, चाहे आप जिम कर रहे हो, चाहे आप कोई भी फिटनेस एक्सरसाइज कर रहे हो, वहां पर आपका ध्यान, आपका शरीर, आपकी आत्मा, इन तीनों का मिलना बहुत आवश्यक है। इफ यू वांट 100% रिजल्ट एंड 100% सेटिस्फैक्शन, तो ब्रीदिंग्स ऑटोमेटिकली आपका एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाती है। कमिंग बैक टू द ब्रेथ, श्वासों पर वापस आते हैं। ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाती है। कैसे बन जाती है? आपने कोई भी एक आसन परफॉर्म किया, वहां पे आप सांस ले रहे हैं लगातार, आपका ध्यान आपकी श्वासों पर है या फिर आपकी बॉडी के मसल्स पर है। आपके शरीर की जो मांसपेशियां हैं, वहां पर किस मांसपेशी पर खिंचाव आ रहा है, किस मांसपेशी पर दबाव आ रहा है, किस मांसपेशी पर आपको दर्द महसूस हो रहा है, उन सभी चीजों को कंक्लूड करते हुए आपका वो एक आसन होना चाहिए। तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसी जगह पर होने चाहिए, ना कि आपका मन कहीं और, शरीर यहाँ पे। जैसा कि अक्सर होता है जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे तो होते हैं ध्यान लगा के देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, कुछ होते हैं जिनका दिमाग कहीं और होता है, कानों में शब्द पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग तक कुछ नहीं पहुंचा। उनसे बाद में पूछा जाएगा कि क्या सुना आपने? जी याद नहीं है। कानों में शब्द पहुंचे लेकिन सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया, क्योंकि ध्यान कहीं और था। सो ब्रीदिंग्स, वी हैव टू प्रैक्टिस कॉन्शियस ब्रीदिंग। चेतना वाले श्वासों का हमें अभ्यास करना है। कैसे करना है? जस्ट सिट इन एनी पोस्चर। बैठने में तकलीफ हो रही है, लेट जाइए। कमर में दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा, लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कुर्सी पर बैठ जाइए, जरूरी नहीं कि आप नीचे बैठें, बट डू कॉन्शियस ब्रीदिंग। जब आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे, नाउ द बेनिफिट्स, जब आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लंग्स एक्सपैंड होंगे, लंग्स का वर्किंग बढ़ेगा, आपके लंग्स की वर्क प्रोग्रेस बढ़ेगी, आपके लंग्स फ्लेक्सिबल बनेंगे, आपके लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके लंग्स में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो आपका स्टैमिना बढ़ेगा। जब आप लंबे लंबे ब्रेथ लेंगे आपका स्टैमिना इंक्रीज होगा, ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ेगी तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, आपके ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, आंतरिक अंग है, आपके किडनी, लीवर, आपके इंटेस्टाइन्स, जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स है, उन सभी तक गुड ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई होगा, एक अच्छे ऑक्सीजन लेवल का ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई होगा। तो उससे क्या होगा? आपके इंटरनल ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली हेल्दी बनेंगे, ऑटोमेटिकली इट विल बिकम हेल्दी। आपके उनके वर्क फंक्शन स्ट्रांग होगा, इंटरनली आप स्ट्रांग बनोगे। सो योग इज ऑल अबाउट मेकिंग योरसेल्फ इंटरनली स्ट्रांग, मेंटली एंड फिजिकली इंटरनली स्ट्रांग। ओके, हमेशा डोले दिखने या फिर शरीर भरा हुआ दिखना इज नॉट एनफ, इट्स नॉट गुड। अगर आपके शरीर में अंदर से जान नहीं है, अगर आपको ब्रीदिंग्स का नहीं पता है, तो
देयर इज नो सच थिंग कि आप अपने आप को बलवान महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। आपको ब्रीदिंग सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं, इवन कोई भी आप ले सकते हैं, विजू जामवाल, टाइगर श्रॉफ, इवन जो फॉरेन कंट्रीज के हैं, टोनी झा जिसको हम ऑन बैक से जानते हैं, they all say that the first thing we should do is meditation and the breath work. We have to control our breath. We have to learn to control our breath. हमें अपने श्वासों पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। हर एक श्वास आपको पता होना चाहिए, आप कब श्वास ले रहे हैं, कब आप श्वास छोड़ रहे हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग कि आप श्वास लेते हैं कॉन्शियसली तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। लंग्स की वॉल स्ट्रांग हो रही है, ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन लेवल, पीएच लेवल बढ़ रहा है आपके ब्लड में, आपके इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रांग हो रहे हैं, आपका इम्यून स्ट्रांग हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो आपको कोई रोग भी नहीं लगेगा, कोई डिजीज भी नहीं होगा। नाउ वी हैव टॉक्ड वेरी मच अबाउट ब्रीदिंग। नाउ वी विल कनेक्ट ब्रीदिंग एंड अलाइनमेंट। ब्रीदिंग यानी श्वासें, अलाइनमेंट यानी संरेखण। संरेखण और आपकी श्वासों को जोड़ते हैं। संरेखण क्या होता है? हमारे शरीर में हम किस तरह बैठे हैं, किस तरह खड़े हुए हैं, हमारे शरीर का आकार क्या है, हम किस तरीके से खड़े होते हैं, एक पैर पर खड़े होते हैं, दो पैर पर खड़े होते हैं, एक पैर पर ज्यादा वजन डाल के खड़े होते हैं, पीछे कुछ झुक के खड़े होते हैं या आगे झुक के खड़े होते हैं, कंधे झुके होते हैं, कंधों को उठा के रखते हैं, ये सभी हमारा आता है संरेखण में। अब मैं शुरू करता हूं कुछ बहुत ही बेसिक चीजों से। हमें हमेशा सिखाया जाता है सीधा बैठने के लिए। अभी मैं आपसे अगर कहूंगा सीधा बैठने के लिए, एक मिनट, तो अभी अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको सीधा बैठना है, तो आप सीधा बैठने के लिए क्या करेंगे? आप सीने को आगे की तरफ तान लेंगे। हमें बताया जाता है सीधा बैठिए, तो हम सीधा इस तरीके से बैठते हैं कि जी सीधा बैठ गए, सीना तान के। We just push our chest forward and we think we are sitting straight, but unconsciously we doing it wrong. सीधा बैठने का मतलब होता है सीधा, सीधा मतलब straight line, straight, okay? But when we are pushing our chest forward, this is a curve. शरीर, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें घुमाव आ गया ऊपर की तरफ, ओके? So when you are pushing your chest forward, this is not a straight back. ये एक सीधी कमर नहीं है। And if you are hunching your back, और अगर आप ऊपर निकाल के बैठते हैं, कमर को मोड़ के बैठते हैं, this is also not a straight back. ये भी एक सीधी कमर नहीं है, ओके? यहाँ पर आपकी कमर का सीधा होना होता है जहां पे आपकी कमर सामान्य रूप से सीधी रहती है, न्यूट्रल स्टेज पे रहती है, न्यूट्रल, ओके? नाउ हाउ यू कैन करेक्ट योर सिटिंग पोस्चर, कैसे आप इसको सीधा कर सकते हैं? आपको हमेशा से आदत है इस तरीके से बैठने की। एक और बात, जब भी आप इस तरीके से बैठते हैं तो कुछ देर बाद आपको महसूस होता होगा कि आपके कमर में नीचे की तरफ या फिर आपके कंधों में, गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया है। थोड़ी देर बाद ये आपको महसूस होता है। या फिर आप इस तरीके से बैठते हैं तो इस तरीके से बैठने में भी आपको या तो पेट में या फिर आपके कमर की साइड वाली मांसपेशियों में यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। यू फील जस्ट लाइक too much pain in your cervical region, in your tailbone region, in your complete lumbar region, okay? Now just try with me, मेरे साथ कीजिए, sit straight, जैसे कि चेस्ट को आगे पुश करके बैठते हैं। जिस तरीके से आप बैठते हैं, आपको जब बोला जाता है तो आप जिस तरीके से बैठते हैं, तो इस समय आपका चेस्ट आ गया। Now touch your ribs, आपकी पसलियों को छूइए, touch your ribs, आपका रिब्स इस समय बाहर निकला हुआ है, okay? What you have to do is listen to me carefully. You have to press your ribs inside. Only upper back, कमर का ऊपरी हिस्सा, निचली कमर को कुछ नहीं करना, निचली कमर को ऐसे ही रहने देना है। केवल आपकी कमर का रिब्स वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, इसको क्या करना है? अंदर की तरफ धकेलना है, थोड़ा सा। जब आपका रिब्स और आपका पेल्विक, रिब्स और पेल्विक बोन एक लाइन में आ जाएगा, this will be a straight alignment, straight sitting posture. यहाँ पे
ये मेरे शोल्डर ब्लेड है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी कमर ऊपर से मुड़ी हुई है, दिस इज नॉट अ कर्व बैक, ये हंच नहीं, ये शोल्डर ब्लेड है, ये शोल्डर ब्लेड आता है, जिसको अगर मैं पीछे की तरफ हाथ लेके जाऊंगा तो ये सीधा हो जाएगा। ओके, सो शोल्डर ब्लेड्स की वजह से आपको लग रहा है कि मेरी कमर मुड़ी है। अदरवाइज इफ यू चेक, आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। आप किसी को बुला के चेक करवाइए, अगर आप इस तरीके से बैठे हैं तो आपका रिब्स अंदर, आपकी लोअर बैक आगे, रिब्स अंदर, और आपकी कमर बिल्कुल सीधी है। आई कैन गारंटी इस आसन में, इस पोस्चर में आप कितने भी लंबे समय तक के लिए बैठ सकते हैं और आपको कहीं पे कुछ दर्द नहीं होगा, आपका पैर भी नहीं सोएगा। ओके, इस आसन में बैठने का प्रयास कीजिए और कमर को सीधा रखिए, सिंपल। ये कमर को सीधा रखना होता है। ओके, अब कमर को सीधा रखने की वजह, लोग मुझसे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि सर व्हाई वी हैव टू स्ट्रेट आवर स्पाइन। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि क्यों सीधा होकर बैठना है, वजह क्या है सीधा होकर बैठने की, कमर को सीधा ही क्यों करना है, मोड़ के भी बैठ सकते हैं ना। ब्रीथिंग्स को और कमर के सीधा होने को हम मिलाते हैं, जोड़ते हैं ना। जस्ट कंसीडर आवर स्पाइन, आवर स्पाइनल कॉर्ड एज अ पाथ ऑफ एनर्जी। अपने रीढ़ की हड्डी को एक ऊर्जा का रास्ता समझिए। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आप कमर को मोड़ लेंगे तो क्या होगा, रास्ता कर्व हो जाएगा या फिर मुड़ जाएगा, जो पाथ है वो मुड़ जाएगा। और अगर ये मुड़ जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके स्पाइन का जो एनर्जी फ्लो है वो रुक जाएगा या फिर धीमा हो जाएगा। ओके, फर्स्ट थिंग, हमारे स्पाइन में एनर्जी कहां से फ्लो करती है, नीचे से ऊपर की ओर। चक्र सुने आप सभी ने, आप सभी चक्रों को जानते होंगे। वी हैव 7 चक्रास इन आवर बॉडी। शुरू होता है मूलाधार चक्र से, खत्म होता है सहस्त्रार चक्र पर। सो टेल बोन से लेकर आपके सिर के चोटी वाले भाग तक 7 चक्र होते हैं। इन चक्रों में ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करती है। ओके, सो when we activate our Mooladhara chakra, the energy flows up to the Sahasrara chakra. Okay, now this is the way how the energy flows in our body. If we curve our spine, कमर को मोड़ लेंगे तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन एक पानी का पाइप, उसमें पानी बह रहा है और आपने पानी के पाइप को मोड़ दिया तो क्या होगा, या तो पानी का फ्लो धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, या फिर इट विल गेट ब्लॉक्ड, रुक जाएगा। तो एनर्जी हमारी यहाँ पे रुक जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें चक्कर आना, डेजीनेस फील होना, बहुत ज्यादा लैक ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा आपको उबासी आना, नींद आने जैसे महसूस होना, एनर्जी नहीं फील होना बॉडी में, बहुत ज्यादा ढीला फील होना। दीज ऑल आर द रीजंस ऑफ अ बैक कर्व। ओके, क्या करना है आपको, कमर को सीधा करके बैठना है ताकि आपकी हर एक श्वास के साथ जितनी ऑक्सीजन आप अंदर ले रहे हैं उसका पूरा लाभ आपकी ऊर्जा बनने में, ऊर्जा के सर्कुलेशन में, एनर्जी के सर्कुलेशन में प्रयोग हो। ठीक है, कमर सीधी है तो ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा आपके दिमाग तक, आपके सिर के ऊपरी भाग तक जाती है और ज्यादा से ज्यादा आप एक्टिव फील करते हैं, बहुत ज्यादा हल्का फील करते हैं, लाइट फील करते हैं। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट मेन थिंग कि आपको बैठना कैसे है और क्यों बैठना है, सीधा बैठना है और क्यों बैठना है। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज व्हेन वी आर डूइंग द पोस्चर, मैं आपको कुछ बहुत बेसिक पोस्चर्स बताऊंगा जिसमें हमारा आसन कैसा होना चाहिए। स्टार्टिंग विद द अश्व संचालन। अश्व संचालन हम सभी जानते हैं सूर्य नमस्कार का तीसरा स्टेप आता है। तीसरा स्टेप में अश्व संचालन हम करते हैं, बट बहुत लोग इसको गलत करते हैं। किस तरीके से करते हैं, जब आप अश्व संचालन में जा रहे हैं तो आपका एक पैर इस तरीके से रहता है और दूसरा पैर पीछे रहता है, लाइक दिस। अगर आप मुझे ठीक से देख पा रहे हैं तो एक मिनट।
अश्व संचालन में लोगों का, मैक्सिमम लोगों का जो कि किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर नहीं कर रहे हैं, जो कि किसी भी आपके पास कोई ट्रेनर नहीं है, आप केवल टीवी में देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पे देखकर आप योग कर रहे हैं, तो आपका बॉडी पोस्चर कैसा रहता है? चेक योरसेल्फ। आपका बॉडी पोस्चर रहता है अश्व संचालन में ये, आप इस तरीके से पैर को रखते हैं, आपका पैर आता है आपके पेट के नीचे, पंजा पेट के नीचे होता है। ओके, नाउ दिस इज रॉन्ग। हाउ? बिकॉज दिस पोस्चर रिक्वायर्स योर फुट बिटवीन द पाम्स। आपका पंजा दोनों हाथों के हथेलियों के बीच में होना चाहिए। ओके, सो व्हेन यू आर गोइंग डाउन, योर फुट शुड बी इन बिटवीन द पाम्स and your knee should be 90 degree bend. Your knee should be on 90 degree angle. पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा. Keep your left knee straight and your front knee bend on 90 degree. Even if you are dropping your knee, still your knee should be on 90 degree only. Okay? Don't move your knee forward. Ankle और knee एक दूसरे के ऊपर नीचे होने चाहिए. Ankle and your knee should be upon each other. ठीक है? अगर आप आगे जा रहे हैं, नी को आगे लेके जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर आप नी को पीछे लेके जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। दोनों ही गलत है। इट शुड बी अ 90 डिग्री एंगल विद योर नी। नाउ योर बैक नी स्ट्रेट और ड्रॉप योर बैक नी एंड लुक फॉरवर्ड। दिस इज द मेन थिंग। ओके, लुक फॉरवर्ड। सो दिस वाज अश्व संचालन आसन, अश्व संचालन पोज। ओके, नाउ ऐसे बहुत सारे आसन हैं, इवन जितने भी आसन हैं, सभी आसनों का एक प्रॉपर अलाइनमेंट होता है। सो ऑब्वियसली मैं सारे ही आसनों को कवर नहीं कर पाऊंगा, बट स्टिल कुछ आसन मैं आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूं जिसमें लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, सबसे ज्यादा लोग उसी में गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइड बेंडिंग्स। साइड बेंडिंग्स के जितने भी आसन हैं उनमें लोगों का क्या रहता है? अगर मैं आपको बोलूंगा साइड बेंड करने के लिए, जस्ट लाइक दिस, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कोई सा भी साइड बेंड हो सकता है। आप खड़े होकर ताड़ासन में भी साइड बेंड कर सकते हो, आप बैठ के पर्वत आसन में भी कर सकते हो, किसी भी आसन में। ठीक है, तो अगर आप साइड बेंड कर रहे हो तो जनरली क्या होता है, लोग जो हाथ ऊपर है उसको मोड़ लेते हैं, हाथ मुड़ा रहता है, हथेली ऊपर रहती है, और ये जो थोटी है, सबसे ज्यादा मैंने ये चीज नोटिस करी है, लोगों को थोटी को हमेशा नीचे लगा के रखते हैं इस तरीके से। हमेशा चेहरा नीचे रहेगा, थोड़ी अंदर रहेगी, थोड़ी को हमेशा गले पे, गर्दन पे लगा के रखते हैं और इस तरीके से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ये आसन कर रहे हैं तो इस पोस्चर में आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना केवल समय खर्च कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं। नाउ इफ यू स्ट्रेट योर अपर एल्बो, ऊपर वाला हाथ सीधा करते हो, एंड यू रेज योर चिन अप। और एक और चीज, एक और चीज, जब आप इस आसन में होते हो तो क्या होता है, लोग ऊपर वाले कंधे को, अपर शोल्डर को आगे ले आते हैं नीचे जाने के चक्कर में, और ज्यादा नीचे जाने के चक्कर में कंधे को आगे ले आते हैं। ओके, सो क्या करना है आपको? तीन चीजें। फर्स्ट, एल्बो स्ट्रेट। सेकंड, चिन अप, लुक अप, लाइक दिस। चिन और गर्दन के बीच में गैप होना चाहिए, बड़ा गैप। ओके, अपर आर्म शुड बी स्ट्रेट बिसाइड योर ईयर एंड योर अपर शोल्डर शुड बी बैक। ऊपर वाला कंधा आगे नहीं आना चाहिए, पीछे जाना चाहिए। ओके, शोल्डर शुड बी स्क्वायर। अब यहां पे आपको जो स्ट्रेच आएगा पूरे वेस्ट पर, पूरे हाथ पर, पूरे कंधे पर, दैट विल बी ऑसम। आपको मजा आ जाएगा ये स्ट्रेच करने में, साइड बैंड में। हमेशा याद रखिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। फर्स्ट थिंग, एल्बोज शुड बी स्ट्रेट। जो भी हाथ ऊपर है वो एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए। सेकंड थिंग, योर चिन एंड योर नेक शुड बी अपार्ट। डोंट ड्रॉप योर चिन टू द कॉलर बोन। गर्दन और थोड़ी के बीच में अंदर होना चाहिए, गैप होना चाहिए। थर्ड थिंग, जो ऊपर वाला कंधा है उसको आगे नहीं लाना, उसको पीछे रखना है, तभी आपको खिंचाव आएगा। कोशिश मत कीजिए कि आपको नीचे पंजे को पकड़ना ही पकड़ना है। दैट इज नॉट अ थिंग। आप अभी बिगिनर हो, आप अभी सीख रहे हो,
अभी स्ट्रेच को फील करो, एंजॉय करो स्ट्रेच को। दैट इज नॉट थिंग कि आप पहले ही पारी में जाके पकड़ना चाह रहे हो, कैसे भी हो जाए पकड़ने। द थिंग इज यू हैव टू गेट द स्ट्रेच, यू हैव टू फील द स्ट्रेच। आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए। सो जस्ट कीप योर बॉडी अलाइन्ड, दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। कीप योर बॉडी अलाइन्ड एंड देन गो डाउन। नो मैटर आपका हाथ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप पहुंच जाएगा। ओके, बट यू हैव टू डू इट करेक्टली। नाउ द सेकंड वन, इन द स्टैंडिंग पोज, क्योंकि यहाँ पे कैमरे की हाइट थोड़ी कम है। ओके, इन द स्टैंडिंग पोज जनरली वी डू लाइक दिस। ओके, एवरी इंस्ट्रक्टर, मैक्सिमम every 80% instructor will tell you try to touch your forehead on the knee, माथे को घुटने पे लगाने की कोशिश करें। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कहां से लगेगा भाई? If you don't have the flexibility, that flexibility in your body, in your legs, how can you touch your forehead to the knee? And you will get the cervical problem. आप जब इसको कोशिश करोगे तो आपको गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ज्यादा लंबे समय तक अगर आप इसका कोशिश करोगे, प्रयास करोगे। Now the solution, what you have to do is आपका हाथ यहाँ पे भी पहुंच रहा है ना, no matter, आपका हाथ यहाँ तक भी पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट थिंग, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, कमर में कर्व नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। नीचे जाने के चक्कर में कमर मोड़ लेते हैं। इवन माउंटेन पोज, पर्वत आसन, उसमें भी कमर को सीधा रखना है। ओके, हिप्स को पीछे पुश करना है। इफ यू वांट टू ट्राई, जस्ट ट्राई इट राइट नाउ। हिप्स को पीछे पुश करना है, कमर को सीधा रखना है जितना आप जा सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। कमर सीधा रखते हुए, हिप्स को पीछे पुश करते हुए, पुल योर नी कैप, आपके जो घुटने हैं घुटनों को खींच के रखो। ट्राई टू लिफ्ट योर नी कैप टाइटली, एंगेज योर थाइज, आपके थाइज को टाइट करो, नी कैप टाइट करो एंड लूज योर हैंड्स, जस्ट लूज योर बॉडी, और यू कैन जस्ट होल्ड योर एल्बोज लाइक दिस, लुक फॉरवर्ड, सामने देखो। ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे पूरे पे स्ट्रेच आना शुरू होगा। ओके, सो these was few examples and now it's time for question answer. Last 10 minutes left. If you have any question regarding the breathing, the alignment and whatever I talked about, जो भी मैंने आज बात की है उसके संबंधित आपके पास कोई भी प्रश्न है, आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। सोचिए आपको कोई भी चीज़ ऐसी समझ में ना आई हो, कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं, किसी भी ब्रीदिंग से रिलेटेड, अलाइनमेंट से रिलेटेड, रेजिलियंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, प्लीज आस्क। सो द थिंग्स आई टोल्ड वर वेरी बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो भी मैंने आपको अभी बोला है, जो भी मैंने आपको बताई हैं। ये सभी चीज़ें यू हैव टू फॉलो ड्यूरिंग योर योगा प्रैक्टिस। जब भी आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, योग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको उस टाइम पे इन चीज़ों को फॉलो करना है। आपकी ब्रीदिंग क्या होनी चाहिए, बॉडी का अलाइनमेंट कैसा रखना है, स्ट्रेच कहाँ फील करना है, आपका ध्यान कहाँ रखना है, हर एक चीज़। सो आई डोंट थिंक किसी के पास कोई क्वेश्चन है। सो लेट्स टॉक अबाउट रेजिलियंस। रेजिलियंस के ऊपर बात करते हैं, इसी से हमने अपना सेशन शुरू किया था। सो द रेजिलियंस इज अ मेंटल हेल्थ। आप जब भी किसी भी दुर्घटना से उबरने की कोशिश करते हो, आपके साथ कोई भी मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से दुर्घटना हुई होती है, कोई भी डिजास्टर हुआ होता है, आप उससे अपने आप को जब रिकवर करते हो, आपकी मेंटल हेल्थ जब अपने आप को रिकवर करती है, अपने बॉडी को रिकवर करती है, दैट इज नोन एज रेजिलियंस। ओके, उस रिकवर करने के प्रोसेस को रेजिलियंस बोलते हैं। सो फॉर दिस
रेजिलेंस, टू मेक योर रेजिलेंस मोर स्ट्रॉन्ग, और अच्छा आपके अंदर एक रिकवरी रेट लाने के लिए what you can do, you can meditate, you can do the breathings, you can just do different kriyas which is mentioned in yoga, like yog nidra and tratak, and all these kriyas. It will help you to make your mental health more stronger, more healthier. So again, if anyone have any question, किसी के पास कोई भी प्रश्न है पूछने के लिए आप पूछ सकते हैं. Please ask. It will be my pleasure to answer your question. ओके, तानिया जी का एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम हम एक आसन को कितने टाइप तक कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच. ओके, एक आसन को हम कितने टाइप तक कर सकते हैं? देखिए, कोई भी आसन होता है, फर्स्ट थिंग, योग इज अ वेरी वास्ट प्लेटफॉर्म. इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई बाउंड्री नहीं है कि यहाँ पे आके योग खत्म हो जाता है. योग इज एवरीथिंग. जहाँ पे भी आपने ये तीन चीज कंबाइन कर दी, आपका माइंड बॉडी सोल, वहीं पर योग है. आप अगर लिख रहे हैं, आपकी बॉडी से एक्टिविटी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आपका पूरा ध्यान वहाँ पे, सोल वहाँ पे, दैट इज ऑल्सो योग. योग से अलग कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज योग. ओके, नाउ आपका क्वेश्चन, कितने टाइप तक कर सकते हैं किसी एक आसन को? यहाँ पे अगर आप टाइम लिखना चाह रहे थे, टाइप की वजह टाइम अगर लिखना चाह रहे थे, तो इट इज फॉर आपके फिजिक पे डिपेंड करता है कि आप उस आसन के लिए कितनी स्ट्रेंथ रखते हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, तो आप उसको उतनी ही देर तक रोक सकते हैं. लाइक इफ यू आर अ बिगनर, यू कैन होल्ड इट फॉर 6 or 10 seconds, and if you are a good practitioner, you can hold it for 1 minute also. It depends on your physique, it depends on your practice. अगर आपने सच्ची में इसको इस तरह लिखा है कि एक आसन को कितने टाइप तक कर सकते हैं, टाइप इन द सेंस वेरिएशंस, कि आप एक आसन को कितने वेरिएशंस में कर सकते हैं. वेरिएशंस आप खुद से भी बना सकते हैं, जो आसन कभी आपने देखा भी ना हो, आप खुद से भी एक आसन का कोई भी वेरिएशन निकाल सकते हैं. बस उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपके कहाँ बॉडी में किस जगह वर्क हो रहा है, किस मसल पर वर्क हो रहा है, क्या बेनिफिट मिल रहा है, जो कि आप लोगों को बता सकें. टाइप्स अगेन कोई बाउंड्री नहीं है. हम माउंटेन के साथ भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम भुजंग आसन के साथ भी बहुत कुछ वेरिएशन कर सकते हैं, हम मरकट आसन में भी बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं. सो देयर इज नो बाउंड्री, देयर इज नो लिमिटेशन. जितने भी, मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा मेरा मानना है, जितने भी प्रकृति में जीव जंतु हैं, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं से कोई ना कोई एक आसन लिया गया है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. थैंक यू शेखर भैया. थैंक यू. सो मेरे को मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों के. अगेन स्टिल 5 minutes left, you can ask question. थैंक यू सुरेश जी. थैंक यू राहुल जी. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का. धन्यवाद. Okay, so quickly, if you don't have any question, let me tell you one more last thing. एक आखिरी चीज पर बात करेंगे, related to the alignment again. Okay. So generally when we sit, हमारे कंधों का जो पोस्चर होता है वो जनरली क्या होता है, हम लिफ्ट करके रखते हैं इस तरीके से. ओके, ये हमारा नॉर्मली रहता ही है. मैक्सिमम 90% लोगों का इस तरीके से मिलेगा कि आपका कंधा उठा हुआ मिलेगा. ओके, बट व्हाट यू कैन डू, आपका
पोस्चर क्या होना चाहिए, कंधों का अलाइनमेंट क्या होना चाहिए. योर शोल्डर शुड बी एवरी टाइम डाउन, मैक्सिमम डाउन, नीचे खींचे हुए होने चाहिए. द कॉलर बोन, दिस इज योर कॉलर बोन, जो वी शेप में लोगों की होती है इस तरीके से. बट योर कॉलर बोन शुड बी टू योर शोल्डर्स, पैरेलल टू द ग्राउंड. This is the proper alignment. If you ask what should be a proper alignment to the shoulder, कंधों के लिए एक सही संरेखण, आपके कंधों की जो हड्डियां हैं ये बिल्कुल जमीन के, भूमि के समानांतर रहनी चाहिए. ओके, ये समानांतर रहेंगी, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी पोस्चर ठीक हो जाएगा. आप आगे झुक के बैठते हैं, कंधों को ऐसे झुका के बैठते हैं, चढ़ा के बैठते हैं, ये सभी अपने आप ठीक हो जाएगा. अब इसको ठीक कैसे करना है? The way to correct your shoulder alignment. आपके कंधों को नीचे खींचना है, just pull your shoulders down, simple, and press your elbows to the ribs. आपके कोहनियों को नीचे अंदर की तरफ ribs के पास दबाने की कोशिश कीजिए. आपको एक्सट्रीम स्ट्रेच आएगा आपके शोल्डर्स पे खींचने के लिए नीचे. आपके एल्बो में और रिब्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए. जीरो गैप बिटवीन योर रिब्स एंड योर एल्बोज. पूरा टच करके और पूरा प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है अंदर अच्छे से. तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके जो अंडर आर्म्स मसल्स हैं, अंडर आर्म्स मसल्स वो एक्टिवेट होंगे. एंड जब ये मसल्स आपके एक्टिवेट होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके शोल्डर्स नीचे आने शुरू हो जाएंगे. शोल्डर ब्लेड्स अपने आप ही नीचे आने शुरू हो जाएंगे. इवन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास कोई भी पेशेंट आता है और अगर आप खुद एक पेशेंट हैं जिनको सर्वाइकल पेन रहता है, बहुत कॉमन है, सर्वाइकल पेन है, अपर बॉडी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, आपकी बॉडी में स्टिफनेस है, अपर बैक में स्टिफनेस है, बहुत ज्यादा अकड़न है मांसपेशियों में. द ओनली थिंग यू कैन डू इज दिस, जस्ट प्रेस योर एल्बोज डाउन, शोल्डर्स डाउन एंड होल्ड. आदत बना लो, मेक दिस अ हैबिट. मोबाइल चला रहे हो, सिट इट लाइक दिस. टीवी देख रहे हो, सिट लाइक दिस. ओके, हैबिट बना लो. वॉक कर रहे हो, घूम रहे हो, वॉक लाइक दिस. आपकी एल्बो हमेशा अंदर चिपकी हुई. गारंटी के साथ योर शोल्डर्स विल बी वेरी सून, विल बी वेरी मच डाउन एंड योर अलाइनमेंट विल बी परफेक्ट. और आप किसी भी पेशेंट को, इफ यू आर अ योगा इंस्ट्रक्टर, आप किसी भी पेशेंट को कराइए और इसको आप इनिशियली इसका बेनिफिट देख सकते हैं. इंस्टेंटली आप इसका बेनिफिट देख सकते हैं. किसी को भी अगर शोल्डर पेन है, शोल्डर अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, इस तरीके से है या फिर इस तरीके से है, या फिर आपके शोल्डर्स में अकड़न है, या फिर आप शोल्डर्स में फ्रीनेस फील नहीं करते, हाथों को पीछे नहीं ले पाते, कुछ भी है, सर्वाइकल पेन बहुत लंबे टाइम से जा ही नहीं रहा, हमेशा झुक के रहते हैं, आप उनको प्रैक्टिस कराइए ये चीज. जस्ट मेक देम प्रैक्टिस. और इवन आज के टाइम पे जितने भी लोग ऑफिस वर्क करते हैं, लंबे टाइम तक ऑफिस वर्क करते हैं, बैठे रहते हैं स्क्रीन के सामने, तो उनका ऑटोमेटिकली बॉडी पोस्चर बिगड़ जाता है. वन ओनली थिंग, द वन मेन थिंग इज, आपको शोल्डर नीचे करना है, एल्बो अंदर करना है, दैट्स ऑल. इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपके पेशेंट को. ओके, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. आई होप टू सी यू गाइज अगेन वेरी सून. टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप डूइंग योगा. अपने आप को स्वस्थ रखिए, योग करते रहिए, योग अभ्यास करते रहिए, और हेल्प आवर कंट्री टू बिकम आत्मनिर्भर, सेल्फ इंडिपेंडेंस. अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता कीजिए, स्वदेशी अपनाइए और प्रकृति के पास रहिए. जस्ट स्टे क्लोज टू द नेचर. जितना प्रकृति से दूर होंगे उतना आपकी बॉडी में बीमारियां आएंगी, उतने शरीर में बीमारियां आएंगी. जितना प्रकृति के पास जाओगे उतना आप स्वस्थ रहोगे. मशीनरी का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, आपके हाथों पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए. यू विल हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन. एंड थैंक यू वेरी मच. नमस्ते. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते. कीप डूइंग योग, कीप योरसेल्फ सेफ.